So let's start with the question number 84. Consider the following: money supply M1, saving deposits with the post office saving banks, net time deposits of banks, and वो ऑप्शन दिया है total deposits of the post office saving banks including excluding NSC. The measures of money supply M3 would include, मतलब ये पूछ रहा है कि जो मनी सप्लाई का मेजर जो M3 हम करते हैं उसमें क्या क्या होगा। तो देखिए जो M3 होता है, जो M3 होता है उसमें M1 ऐड हो जाता है पहले, यानी ये ऑप्शंस तो होना ही होना है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेविंग डिपॉजिट विथ, ये इसमें ऐड नहीं होगा। नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, ये इसमें ऐड होगा, यानी M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स यानी 1+3, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हम 85 क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज थ्रू विच अ ट्रेड साइकिल इन एन इकॉनमी पासेज इज। जो इकॉनमी की ट्रेड साइकिल होती है वो कैसे पास करती है, मतलब एक उसका एक जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए ये ऑप्शंस देखने से पहले आप ऐसे ही समझ लो, जो इसका जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा होता है, पहले डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन आएगा, उसके बाद में रिफ्लेशन आता है, उसके बाद में इन्फ्लेशन आता है और उसके बाद में डिसइन्फ्लेशन आता है। तो दिस इज द सीक्वेंस: डिप्रेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और फिर डिसइन्फ्लेशन। तो इसमें ऑप्शन हमारा कोई है डिप्रेशन, नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट, ये दिस इज द राइट आंसर। 85 का सी हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रेडिट सप्लायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। क्रेडिट सप्लायर किस एजम्पशन पे बेस्ड है? तो क्रेडिट सप्लायर की अगर बात कर रहा है तो ये बेस्ड है द कैश रिजर्व रेशियो CRR रिमेन्स कांस्टेंट, द बैंक मेंटेन अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिपॉजिट लायबिलिटीज एंड कैश रिजर्व्स, पीपल प्रेफर हाई कैश होल्डिंग, पीपल हैव वेल डेवलप्ड बैंकिंग हैबिट्स। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन तो क्रेडिट मल्टीप्लायर के एजम्पशन में आता है, कैश रिजर्व रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ये होना ही होना चाहिए। बैंक रिमेन्स अ फिक्स्ड रिलेशनशिप, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी आएगा। और जो पीपल प्रेफर्स हायर कैश होल्डिंग, नहीं ये नहीं आता। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है इसमें ये वाला एजम्पशन नहीं है। पीपल हैव वेल डेवलप्ड बैंकिंग हैबिट्स, तो ये भी हमारे में आता है, यानी हमारा 1 to 4 ऑप्शन सही है, यानी 1 to ये दिस इज डी इज द राइट आंसर। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है इफ़ कैश रिजर्व रेशियो इज 40% and the commercial bank gets a fresh cash of Rs 15 crore as a result of government spending, then the increase in loans advanced by the commercial banks will be. So ये एक न्यूमेरिकल है, हमें सॉल्व करना है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो हमें जो गिवन है, जो हमारा CRR दिया है वो दिया है 40%, और जो हमारा कैश दिया है, जो फ्रेश कैश दिया है वो हमारा 15 करोड़ दिया हुआ है। सो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा इसको फाइंड आउट करने का होता है 1/r × d, ठीक है। जो r होता है वो हमारा वही CRR की बात करते हैं, इसी को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 40% दिया। अब 40% को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 40/100, राइट। सो अब हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 1/40/100, ये 1 नहीं लिखा है, इनटू डी कितना दिया हुआ? 15 करोड़ दिया, 15 लिख दिया हमने, यानी अब इसे अपोजिट कर दिया, यानी 100/14 × 15। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.75, यानी 10 × 3.75 इक्वल टू हो जाएगा 37.5, यानी आंसर में होगा 30.7.5 करोड़। सो दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज, ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस रिफर्स टू। लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस हमारा है वो किसे रिफर करता है, वो क्या डिनोट करता है, हमारा स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर सही होगा ए, द एक्सटेंट टू विच इन्वेस्टर्स प्रेफर्स टू कीप देयर एसेट्स इन मनी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यही कहता है। सो द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ द IS एंड LM कब करस्पॉन्ड्स टू? इक्विलिब्रियम इन द रियल सेक्टर, इक्विलिब्रियम इन द मॉनेटरी सेक्टर, लिक्विडिटी ट्रैप नेसेसरली, एंड चौथा ऑप्शन दिया है वालरेसियन जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। अब इस सब में जो पूछ रहा है वो कौन सा करस्पॉन्ड करता है, इसका हमें आंसर देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी,
1 and 2, इक्विलिब्रियम इन द रियल सेक्टर एंड इक्विलिब्रियम इन द मॉनेटरी सेक्टर, ये दोनों, इन दोनों में ये जो आइसोलेम कर्व है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस पे करेस्पॉन्ड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट द फॉलोइंग, इस पर मैच करना। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे ए दिया हुआ है, सो ये है, ये तो कंजम्पशन का हमारा रिलेशन है, तो ये हमारा ये हो जाएगा ए, यानी ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जो अगर आपने पढ़ा होगा एलएम आइसोलेम कब पढ़ा होगा, तो ये एलएम फंक्शन है, यानी ये है बी। और ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है बताइए, इसमें जो ये फंक्शन दिया हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये हमारा सी, यानी ये सीधे मिलेगा। और ये हमारा आई एस रिलेशन का फंक्शन है, यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा, जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब 91st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नो सॉरी, ये आंसर जो हमारा जो सही होगा, ये मैंने गलत लगाया था, ये भी हमारा इतना था, तो जो हमारा आंसर करेक्ट होगा दैट्स द करेक्ट आंसर, दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर, 2413, या राइट। ओके, सो 91st क्वेश्चन पे आते हैं। 91st क्वेश्चन क्या कहता है, 91st क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एक्स एंटे सेविंग ओवर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है। तो इनकम विल फेल, इनकम विल राइज, इनकम विल रिमेन द सेम, प्राइस विल राइज एंड इन्वेंट्रीज विल एक्यूमुलेट। तो इसका जो मतलब होता है वो, इसका मतलब यही होता है कि जो इनकम होगा वो फेल होगा, इनकम विल फेल, दिस इज द राइट ऑप्शन। The next is which is one of the following conjugation function corresponds to the income multiplier is equal to 4। तो अगर income multiplier आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि आने वाली है, क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये कितना r इज इक्वल टू 4 दिया है, सो आंसर इज टी, ये दिस इज द राइट आंसर। अब 93 की बात करते हैं, इसे आप सॉल्व करना आराम से। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉइंट्स टू द लेफ्ट IS इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ goods, point of right LM indicates excess demand for money, point of this। ओके, सो देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है वो तो करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि जो IS कर्व है जब ये लेफ्ट में जाता है तो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, नो दिस इज नॉट पॉइंट। हाँ, जब ये LM कर्व राइट में आता है तो इसका एक्सेस डिमांड, ये दिस इज सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ये तो सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पॉइंट टू द राइट ऑफ IS कर्व इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, दिस इज नॉट राइट। ये पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ द IS कर्व इंडिकेट्स एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज द राइट ऑप्शन, यानी 2 and 4 इज राइट, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है, सपोज MPC फॉल्स, यानी ये कह रहा है कि सपोज करो MPC जो है वो फॉल्स कर रहा है। अब क्वेश्चन पे तुरंत नोट करना स्टार्ट कर दिया करो, इससे थोड़ा आसानी हो जाती है, नहीं तो आप पूरा पढ़ोगे फिर भूल जाओगे कि पीछे क्या था, तो अब नोट करते हुए चला करो। द IS कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, IS कर्व क्या कर रहा है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर रहा है। देन व्हाट हैपेंस, सेट्रेज पेरिवर्स, इस पर क्या होगा, तो द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स लोअर, दिस इज द ऑब्वियस थिंग, ये जो इक्विलिब्रियम जो है वो लोअर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट, दिस इज लिस्ट एंड इट शुड बी मैच्ड। अब जैसे कह रहे हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो इसे किसने दिया था, तो इसे मंडोलगिरी ने दिया। आपने, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैच वाले बहुत ही आसानी से कर लेना, क्योंकि एंडोमोल्गिनी ये ऐसे फैक्ट बेस्ड होते हैं कि इन्होंने ये कौन सा अपना कॉन्सेप्ट दिया, किसने थ्योरीज दी, ऐसे कभी आ सकता है कि जैसे किस ईयर में कोई चीज़ आई है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन दैट। मॉडल के नहीं, इन्होंने दिया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था। और जो नेक्स्ट हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तो ये किसने दिया था, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो फ्रेडमैन ने दिया था। और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये हमारे कीन्स ने दिया था, और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये हमारे डिसन वेरी ने। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 96 कह रहा है द ऑथर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, तो ये तो बहुत ही सिंपल से फैक्ट्स है। कह रहा है कि जो बुक है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, उसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर कौन है, RF कौन इसके ऑथर है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, एंड ये दोनों दिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिए हुए हैं। और कह रहा है व्हाट विल द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगा। तो हम सबको पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, I इज इक्वल टू S हो जाता है, यानी -10 + 0.2 Y इज इक्वल टू
-3 प्लस 0.1y, यानी 0.2 माइनस 0.1 ये y हो जाएगा, और ये -3 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 7, यानी ये 0.1 y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7.0.1 यानी हो जाएगा 70. सो A इज द राइट आंसर. 98 क्वेश्चन करें. द आइसोलम मॉडल हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई. तो जो आइसोलम मॉडल है ये किसने दिया? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आइसोलम मॉडल किसने दिया है? जेआरहिक्स ने दिया है. ये भी सिंपल है. अगला क्वेश्चन भी, द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है? तो ये इंटरेस्ट डिटरमाइंड. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 100 क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई M3. M3 क्या? तो हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था कि अभी मैं आपको दिखा दूँ. जैसे ये भी एक क्वेश्चन था कि मनी सप्लाई M1 और ये M3 कब बना था? जब M1 मनी सप्लाई M1 ऐड हुआ था और हमारा नेट डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स ये ऐड हुआ था. तो सॉरी आपको शायद दिखा नहीं होगा. सो ये मैं इसकी बात कर रहा था कि मनी सप्लाई M1 था और ये जो 3 नंबर ये दोनों ऐड हुए थे तो हमारा M3 बना था. जैसे हमारा इसमें अगर हम 100 क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा सी करेक्ट हो जाएगा. चलो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस MCQs कराते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट्स हैं. एंड आप लोग पढ़ते रहिए एंड MCQs करिए, थोड़े मॉक टेस्ट दीजिए, अब अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड यू विल क्रैक इट. डेफिनेटली यू विल क्रैक इट. सो डोंट